friends, welcome to this channel AG Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Today will be a new chapter we will start. Chapter will be electrostatic potential and capacitance, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता. ये आपका चैप्टर नंबर 2 है. आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपका हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट आप इलेक्ट्रिक करंट आपका हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका हो चुका है, अल्टरनेटिंग करंट आपका हो चुका है. अभी हम देखते हैं नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता. देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर आपका है ना, ये फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा लिंकअप है. ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा लिंक है, तो कोई इशू नहीं है. फर्स्ट चैप्टर में जो भी थोड़ा बहुत चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, आपको चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है. चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहले आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव, और सेकेंड आपका पॉइंट है कैपेसिटेंस, धारिता. तो ये जो टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस, धारिता, ये हम बाद में डील करेंगे. पहले हम डील करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव. देखो ये टॉपिक समझने से पहले आप ऐसे समझो कि मान लो ये आपका अर्थ, ठीक है. अर्थ के पास क्या है, ये अर्थ है, ठीक है. अर्थ के पास क्या है, मास. अर्थ का पूरा मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे. उसको हम लिखते हैं मास ऑफ द अर्थ. ये पृथ्वी है. अर्थ, आपको ये पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट आपको, जैसे मैंने किसी स्टोन को, एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, इसका मास कितना है, m मास है, ठीक है. अभी आप मुझे ये बताओ अर्थ का मास कितना है, m. तो अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है. कहां पे फोर्स लगा रहा है, इस साइड में फोर्स लगा रहा है. और ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg. अर्थ हमेशा और हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कभी भी रिपल नहीं करता. यानी कि जो अर्थ के थ्रू जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा हमेशा कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स. और फोर्स कौन सा होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. चलो आपको एक बात क्लियर हो चुका है कि अर्थ हमेशा फोर्स कहां पे लगाएगा, अपने साइड में. ये यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ऑब्जेक्ट अपने आप कहां पे आ जाएगा, वो अर्थ की साइड में आ जाएगा. यानी अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा. अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, वो उसको मैंने यहां पे रखा है. अर्थ का मास है m, मास ऑफ द अर्थ. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने सपोज कर लिया r. देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. तो इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो हमारा लगेगा F इक्वल टू G. यहां पे मास me, ये मास m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r. तो r स्क्वायर. यानी यहां पे देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. पहली बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो अर्थ के सराउंडिंग में रखा है तो अर्थ उसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करता है. अब अगर क्या हो, अब ये बताओ, अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m. इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहां पर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है. अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोज में लेके जाता हूं, यहां पर मैं इसको A से B तक मैं लेके गया, A से B तक. जैसे आप ऐसे समझो कि आपके पास सपोज करो कि ये एक मार्कर, ठीक है. इस मार्कर को, ये अभी यहां पर है A पर, इस मार्कर को मैं A से B की तरफ लेके जाता हूं. ये बताओ अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, अगर मैंने मार्कर को छोड़ दिया, ये बताइए मार्कर कहां जाएगा, नीचे. क्यों, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर है, नीचे की तरफ. लेकिन मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो कहां पे लगाया, इसके अपोज में. तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मैं इस मार्कर का पोजीशन मैंने चेंज किया. ये पॉइंट A था, मैंने इसको A से कहां पे कर दिया, B पे कर दिया. ये बताओ इस
पार्टिकल की इस मार्कर की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में काम करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे, नीचे, अगर आप इसके अपोज में अगर आपको इस मार्कर को डिस्प्लेस करना है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पर। तो ये जो वर्क मैंने किया, ये जो वर्क है इस मार्कर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। बात समझना, अब इसको समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मार्कर अगर यहां पे था तो इसके पास कुछ एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल द पार्टिकल रिटेन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये मार्कर यहां पर है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, इसकी पोजीशन मैंने यहां पे कर दी, तो ये बताओ तो इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक पार्टिकल यहां पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया कि 10 जूल, सपोज कर लो। अब अगर मैंने इस पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस करके मैंने यहां पे कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज। तो यहां पर एनर्जी सपोज करो कितनी? 20 जूल। तो ये बताओ, इस 10 जूल था, यहां पर 20 जूल था। ये बताओ तो इस ऑब्जेक्ट को 10 से इस पोजीशन जब आपने चेंज किया तो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया। तो जो भी आप वर्क करते हो वह इस पार्टिकल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये बताओ एनर्जी कितनी चेंज हुई? 10 जूल की एनर्जी चेंज हुई। एनर्जी कितनी चेंज हुई? 10 जूल की एनर्जी चेंज हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसके ऊपर वर्क कितना किया? 10 जूल का वर्क किया। यहां पर एनर्जी कितनी थी? 10 जूल थी। आपने इसके ऊपर वर्क कितना किया? 10 जूल का। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहां पे चला गया? यहां पर। यानी कि जो भी आपने वर्क किया वह वर्क आपका एनर्जी के फॉर्म में आपका यहां पर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ऐसे समझो कि जब आप पार्टिकल को, इस मार्कर को मैंने डिस्प्लेस किया तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया। वर्क मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में किया। तो वो जो आप वर्क करते हो वो इस मार्कर के अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि इस मार्कर के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। उस एनर्जी को हम बोलते हैं कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैंने इस मार्कर से अपना फोर्स हटाया वैसे ही मार्कर कहां पे आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे, यानी कि ये जो मार्कर है ये आपका मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा मतलब कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी वह कन्वर्ट होने लगेगी इसमें काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल था वो ए पर था, इसको मैंने डिस्प्लेस किया ए से बी। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ये साइड में, लेकिन मैंने इसको डिस्प्लेस कहां पे किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध। ठीक है, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध इसको जब आप डिस्प्लेस करोगे तो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई। आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करो। देखो यहां पर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आप चेंज कर रहे हो। तो जब मैंने इस पार्टिकल को ए से बी की तरफ डिस्प्लेस किया तो जो भी आपने वर्क किया वह वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हुआ? स्टोर हो गया। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में यहां पर इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। फिर जैसे आप यहां पर आने के बाद से आपने अपना फोर्स हटा लिया। आप जैसे अपना फोर्स हटाते हो ये बताओ वैसे ये अर्थ क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब मूव करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जब आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में जब आप इसको लेकर जाते हो तो आपने वर्क किया, उस वर्क के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे आपने अपना फोर्स हटाया वैसे ही ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लगेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और इनका जो रेशियो होता है, इनका जो एडिशन होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमेशा कैसा होगा? आपका कांस्टेंट होगा हमेशा और हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है। एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बट एनर्जी का लॉस यहां पर नहीं होगा। एनर्जी का लॉस आपका नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी।
बात समझ में आ रही है? ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आ रहा आपको? ठीक है, ये आप ऐसे समझो कि यहां पर एक बॉल है, इसकी एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। मैंने यहां से इसको ड्रॉप किया, जब आप इसको यहां से ड्रॉप करोगे तो ये हाइट धीरे धीरे कम होगा, हाइट धीरे धीरे कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जब बॉल आपका नीचे की तरफ आएगा तो ये मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, बट जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपकी हमेशा हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप किसी भी पॉइंट पर, यहां पर एनर्जी 10 जूल है, यहां भी एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 10 आएगा, यहां भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 10 आएगा, यहां भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल ये डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, या पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप एक पार्टिकल को आप यहां से भी ऐसे भी लेके जा सकते हो, पार्टिकल को आप यहां से भी लेके जा सकते हो, कहीं से भी लेके जाओ, ये आपका डिपेंड नहीं करता। आपका ये डिपेंड करेगा केवल और केवल किसके ऊपर, इनिशियल में पार्टिकल कहां पे था और फाइनल में पार्टिकल कहां पे था। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये जो फोर्स होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता। लिख सकते हो आप, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल आपका हो गया कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एग्जांपल आपका हो गया स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल भी आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्स में भी यही होता, अगर आप देखो यहां पर एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m, ठीक है। अब मैंने इस ब्लॉक को अंदर की तरफ डिस्प्लेस किया, जी बताओ, जब आप इस ब्लॉक को अंदर की तरफ डिस्प्लेस करोगे, अंदर की तरफ पुश करोगे, तो स्प्रिंग अपना फोर्स कहां पे लगाएगा, स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, इधर। स्प्रिंग तो इसको इधर पुल करेगा ना, स्प्रिंग इसको पुल कर रहा है इधर, आप अपना फोर्स लगा रहे हो इधर। आप सपोज करो कि आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर दी। पहले ये ब्लॉक यहां पे था, अभी आफ्टर सम टाइम ब्लॉक आपका यहां पर आ गया, ये ब्लॉक की पोजीशन ये हो गई। ये बताओ, तो आपने ब्लॉक को देखो ये इतना डिस्प्लेस कर दिया, आपने फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को ये इतना डिस्प्लेस कर दिया यहां पर। बट जैसे आप यहां पर अपना फोर्स हटाओगे, फिर से ये स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे आप अपने यहां पर अपना फोर्स रिलीज किया, वैसे ये स्प्रिंग फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा। यहां भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है आपकी, कांस्टेंट है। आपने इसको डिस्प्लेस किया, मतलब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज की। जैसे आपने यहाँ पे अपना फोर्स हटाया, वैसे ही इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये ब्लॉक फिर से आपकी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये ब्लॉक आपका मोशन में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यहाँ पर जो भी आपका जो वर्क होता है वो आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, जिस तरीके से आपका ये है सेम टू सेम उसी तरीके से आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल, ये भी एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स आपका होता है, संरक्षित बल होता है। कैसे होता है, ये मान लिया मैंने यहाँ पर एक चार्ज है Q, दैट चार्ज विल बी इन रेस्ट कंडीशन। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा। इस फील्ड को हम बोलते हैं कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज आपका मोशन में है तो कौन सी फील्ड क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आपका पहले चैप्टर में है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। बिल्कुल सिंपल। अब मैंने यहां पर एक चार्ज को रखा है Q, यहां पर मैंने एक चार्ज को रखा जिसकी वैल्यू कितनी है? Q। ठीक है। अब ये बताओ, अब यहां पर ये पॉइंट सपोज कर लो कौन सा? A, और यहां पर एक पॉइंट सपोज कर लो कौन सा? B। इस चार्ज को मैं, आप यहां पे एक मिनट, आप इसको ये सपोज करो और ये पॉइंट B, यहां पर एक चार्ज Q। इस चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में लेके आता हूं, A से मैं B की तरफ लेके आता हूं। सबसे पहले मुझे अभी बताओ, ये चार्ज कैसा है? प्लस। ये चार्ज कैसा है? प्लस। तो ये इसको रिपल करेगा, यानी कि इसके फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है? वो इधर लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। मतलब कि अगर मैं किसी चार्ज को यहां पर ऐसे छोड़ देता हूं तो ये चार्ज अपने आप कहां पे चला जाएगा? आपका आगे की तरफ निकलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे अर्थ के कारण क्या था? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखता हूं तो वो अपने आप कहां पे आएगा? अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होगा? मूव करता चला जाएगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो सेम टू सेम चार्ज को आपने यहां पे रखा तो ये चार्ज अपने आप कहां पे चला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मैंने चार्ज को A से B की तरफ मैंने मूव किया। फिर से वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं। जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो A से B, तो इस चार्ज के ऊपर आपने कुछ ना कुछ वर्क किया। वह वर्क इस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही ये चार्ज आपका B पर पहुंचेगा, आपने फोर्स हटा दिया, वैसे ही ये चार्ज अपने आप फिर से B से कहां पे आ जाएगा? A पर। क्यों? क्योंकि ये चार्ज फिर से इसको रिपल कर देगा। मतलब यहां भी क्या हो रहा है? आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आपने चार्ज को A से B की तरफ डिस्प्लेस किया। आपने चार्ज को A से B की तरफ डिस्प्लेस किया, मतलब आपने वर्क किया, आपने इसके ऊपर क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पर अगर एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है, ये डिस्टेंस कितना मैं मान लेता हूं? ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R। तो इन दोनों के बीच में ये लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां भी देखो, ये जो F है वो R² के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे इसके ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह देखो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या था? यहां भी वहां भी यही था। वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या था? वहां भी F जो था वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहां भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल, ये भी आपका क्या है? एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स होगा, आपका संरक्षित बल आपका है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन होगा हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। हमेशा कैसा होगा? ये अचर होगा। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? और अचर होगी। और हमें अच्छा ये बताओ यहां पर, अच्छा मैं आपको आगे बताता हूं, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, आगे मान लो कि यहां पर एक चार्ज है Q। ये चार्ज Q है, तो ये बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अब एक चार्ज है, उसको मैंने यहां पे रखा Q। ठीक, ये पॉइंट मैंने ले लिया A।
ठीक, ये पॉइंट मैंने ले लिया बी। इस चार्ज को मैं डिस्प्लेस कर, ये बताओ ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, तो ये इसको रिपल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल इधर लगेगा। लेकिन मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको मूव कराता हूं। मैंने इसको डिस्प्लेस किया ए से बी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी स्मॉल है, dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको ए से बी की तरफ मैंने चार्ज को डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब मुझे अभी बताओ, तो ए से बी तक करने में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन स्मॉल वर्क डन। स्मॉल क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है स्मॉल, तो स्मॉल वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना, ए से बी, तो ये स्मॉल वर्क डन है तो उसको मैंने लिखा डी डब्ल्यू ए टू बी। वर्क डन स्मॉल को डी डब्ल्यू और ए टू बी, तो ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डी एक्स, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालो, ये डिस्टेंस सब कुछ कर लो x, ये डिस्टेंस अगर x सही होता तो a पे जो चार्ज था उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो r की जगह पे कितना है x। ये फॉर्मूला आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है x, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत बल का ये फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। यानी कि जब चार्ज a पर था तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये आपका फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे आप चार्ज a को जब आप चार्ज q को डिस्प्लेस करोगे वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो f बीच क्या होगा आपका, चेंज होगा। मतलब यहां पर ये जो f है ये आपका कैसा f है, ये आपका वेरिएबल है। f आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर x चेंज होगा तो f भी आपका क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो यहां पर ये जो f होगा आपका कौन सा f है, ये आपका वेरिएबल f आपका होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लगातार आपकी चेंज हो रही है। चलो ये कितना भी, a पे चार्ज कौन सा है q, ये बताओ। जैसे ही मैंने इस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और जिस चार्ज को आप डिस्प्लेस करो, जैसे मैंने इसको चार्ज से डिवाइड किया वैसे ही ये एक अलग क्वांटिटी बन जाती है, ये आपकी बन जाएगी क्वांटिटी। ये क्या था आपका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। ये जैसे ही आप वर्क को चार्ज से डिवाइड करोगे वैसे ही ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का था, ए से बी, तो ये आपका बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया वी ए बी इजकल टू डी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। वी ए बी की जगह पे चाहो तो ये आप ए बी लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। वी ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं किसी चार्ज को यहां पे रखता हूं तो ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा सकता है, वो होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअली में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये चार्ज, ये चार्ज है, ये इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं आपको बोलता हूं कि ये एक पॉइंट है P1 और ये एक पॉइंट है P2। मुझे अभी बताओ कहां का पोटेंशियल अधिक है, कहां का पोटेंशियल अधिक है। तो सीधी सी बात है, ये बताओ ये चार्ज के नजदीक में P1 है, यानी कि ये अगर मैं किसी भी चार्ज को यहां पे रखता हूं तो ये चार्ज उसके ऊपर अधिक फोर्स अप्लाई करेगा, अधिक फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर मैं किसी चार्ज को यहां पे रखता हूं तो ये चार्ज इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो पोटेंशियल कहां का अधिक है, पोटेंशियल आपका यहां का अधिक है, क्योंकि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो अधिक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है। एक्चुअली में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल किसी भी पोजीशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे आप वर्क को चार्ज से डिवाइड करते हो वैसे ही आपका क्या आ जाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसी को आप विभवांतर बोलते हो, तो यूनिट क्या हो जाएगी,
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कितनी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। जूल पर कूलम, या तो आप इसी को क्या बोलोगे, वोल्ट। व्हाट इज द वीए, वीए क्या है, ए का पोटेंशियल, वीबी क्या है, बी का पोटेंशियल, ठीक है, और वी ए माइनस वीबी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। अब इसके बाद से आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो आप समझ लो। मान लिया मैंने कि हमारे पास यहां पर एक चार्ज है Q और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया A और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया B और यहां पर एक चार्ज है Q। ये जो चार्ज है Q, ये सपोज करो इस चार्ज से x डिस्टेंस पर प्लेस है। ये बताओ, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन, ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है प्लस, तो ये इसको रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका होगा कितना, 1/k, सॉरी मैं यहां पर लिखता हूं k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r की जगह पे कितना है x, और k का फॉर्मूला होता है, आप चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k की जगह पे आप इसको डायरेक्ट लिखोगे, अगर आपने चैप्टर में फर्स्ट नहीं पढ़ा तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो k की जगह मैंने लिखा है F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये यानी कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को यहां पे रखा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर इतना लग रहा है, कितना, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब इस चार्ज को मैंने डिस्प्लेस किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस चार्ज को मैंने डिस्प्लेस किया, ये मैंने डिस्प्लेस कितना किया, सपोज करो ये मैंने इसको डिस्प्लेस कितना किया, dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल। तो अब मुझे अभी बताओ, अगर मैं चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं तो इसकी x, ये पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको ये बताना है कि जब आप चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क का हमारे पास दो फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट हो तो, और अगर देखो दो चीजें हैं, एक होता है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेट F इंटू dx। दोनों फॉर्मूले आपने 11 में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब हमारा फोर्स आपका वेरिएबल है। मुझे अभी बताओ, यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट की वेरिएबल है, ये फोर्स आपका वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि जब आप इसकी डिस्टेंस, जब आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो ये आपका x धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब F विल बी वेरिएबल। अब अगर आपका F वेरिएबल है तो हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट F इंटू dx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वर्क डन कहां से कहां तक, तो पहले हम ऐसे निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन कितना, तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेट F की जगह पर ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर dw इज इक्वल टू, ये इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा कितना 1/x स्क्वायर इंटू dx। x यहाँ पे x है तो आपको इंटीग्रेट किसका करना है, x का करना है, यहाँ भी x है तो इसको ऊपर कर दो, तो dw इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आपका आ जाएगा x पे पावर -2 इंटू डी एक्स। और x पे पावर n का इंडिकेशन क्या करते हैं, एक पावर ऐड करते हैं उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो व्हाट इज द dw इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा कितना, x पे पावर -1 अपॉन -1, एक पावर ऐड करेंगे तो -2 + 1 -1 अपॉन उसी पावर से डिवाइड।
माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स पे पावर -1 है, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स। ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि अब अगर मैं चार्ज को, ये तो मैंने एक जनरली फॉर्मूला निकाला, अगर आप चार्ज को B2A डिस्प्लेस करते हो, B2A, ये B2A है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये बाहर जिस बल के थ्रू आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो अगर मैं इसके ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने यूज किया, ये एक्सटर्नल फोर्स देखो, और इसको मैं डिस्प्लेस कहां से कहां तक कर रहा हूं, B से A। तो सपोज कर लेते हैं कि जो B की जो पोजीशन है, A की पोजीशन सपोज कर लो ये है RA, और B की पोजीशन सपोज कर लो कितनी, RB। तो अब मैं आपको बोलता हूं कि इसको मैंने B से A की तरफ डिस्प्लेस किया, B से A। तो यहीं पे मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे B से A तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप यहीं पे क्या करोगे, लिमिट रख दोगे। तो ये वर्क डन कहां से कहां तक हो जाएगा, B2A। तो ये लिमिट कहां से कहां तक, B से A, तो B यानी RB से RA, ये आपका हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम B to A, ये आपका हो जाएगा RB to RA, ये आपका वर्क डन हो जाएगा B to A, ये आपका हो जाएगा RB to RA, ये आपका वर्क डन हो जाएगा B to A, ये आपका हो जाएगा RB to RA। बिल्कुल सिंपल, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं इसको, तो D W B to A इज इक्वल टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। क्लियर, DWBA। अब यहां से अगर मैं Q को यहां पे लिखता हूं तो कितना आपका जाएगा, DWBA अपॉन Q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। कोई दिक्कत, यही क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। व्हाट इज द वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकला VB माइनस VA, यानी कि ये आपका वर्क डन फ्रॉम B to A है। तो जब आप वर्क डन को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, VBA इज इक्वल टू DWBA अपॉन Q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, VBA को क्या लिख सकते हो, चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, VB माइनस VA इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं, ये इसको छोड़ता हूं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पे आप ऐसे समझो, ये आपका आ गया VB माइनस VA इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। अब अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट की मैं बात करता हूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे B का पोटेंशियल चाहिए, मुझे B का पोटेंशियल चाहिए, ये बताओ अगर मुझे B का पोटेंशियल चाहिए, या आप किसी भी एक पॉइंट की बात करो, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे A का पोटेंशियल चाहिए, तो आप किसी भी एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट पर सपोज कर लो, किसी भी एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट पर सपोज कर लो, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये बताओ एक चार्ज है यहाँ पर, उसका कुछ ना कुछ रेंज होगा ना, उसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, उसी रेंज में वो फोर्स लगा सकता है। अगर ये बताओ कोई चार्ज मैंने काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, मतलब वो चार्ज कहां पे रखा है, इनफाइनाइट, यानी वहां पर पोटेंशियल कितना आपका, 0। यानी कि यहीं पे मैंने आपको सपोज कर लिया कि इफ RB इज एट इनफाइनाइट, यानी कि RB कहां पर है, इनफाइनाइट पर, RB कहां पर है, इनफाइनाइट पर। अभी मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं चार्ज को B से A पे लेके आ रहा था, अभी आप ये बताइए, ये सब क्या कर रहे हो, ये आप वर्क डन निकाल लो, जब चार्ज को B से A पे लेके आ रहा था। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो पॉइंट B है वो इनफाइनाइट पे है, मतलब कि आप चार्ज को इनफाइनाइट से A पर लेके आ रहे हो, तो B का पोटेंशियल कितना होगा, 0। B का पोटेंशियल 0, तो यहां पे क्या आपका आ जाएगा, ये B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस VA इज इक्वल टू RB की जगह पे इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA, ये आपका इनफाइनाइट यानी 0। साइन को हटाते हैं, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो VA इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RA।
ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो Q अपॉन ये बताइए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं K भी लिख सकता हूं, तो इसको मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा VA इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा K, तो K Q अपॉन RA। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ज्यादा गौर करो। ये फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि अगर मुझे A का पोटेंशियल निकालना हो तो K Q अपॉन RA। Q क्या है, सोर्स चार्ज, ये चार्ज, यानी Q चार्ज से A डिस्टेंस पर, Q चार्ज से RA डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, K Q अपॉन RA। तो Q चार्ज से RB डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q अपॉन RB। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू K Q अपॉन R। एक ग्राफ आता है E V और R के बीच में ग्राफ है आपका, E V एंड R के बीच में ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और दूरी के बीच में एक ग्राफ है। कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी आपने देखा KQ बाई R। ठीक है, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने सपोज कर लिया कि अगर R की वैल्यू 1 है, ये बताओ अगर R की वैल्यू 1 है तो यहां पर R की जगह पे 1 पुट अप करोगे तो E इक्वल टू KQ, V की जगह पे या R की जगह पे 1 पुट अप करोगे तो V इक्वल टू KQ, मतलब कि E और V दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। कब, जब R की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर। दूसरी बात, अब अगर R की वैल्यू डिस्टेंस अगर आपका 1 से कम है, लेस देन 1, तो मैंने सपोज कर लेता हूं कि लेस देन 1 का मतलब सपोज कर लिया मैंने कि अगर डिस्टेंस 0.5 है, ये बताओ अगर डिस्टेंस 0.5 होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू KQ अपॉन 0.5। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25। ये तो इन दोनों में ये V जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो ये कम है, तो ये बताओ तो ये क्या होगा, आपका अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका लेस है, ये आपका क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर E और V में कौन सा बड़ा होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अधिक होगा, पोटेंशियल आपका कम होगा। अब अगर R की वैल्यू जो है, अगर ये 1 से अधिक है तो इफ R इज ग्रेटर देन 1, तो R इज ग्रेटर देन 1 मैंने सपोज कर लिया कि अगर R की वैल्यू 2 होगी तो अगर R की वैल्यू 2 हो तो V इक्वल टू KQ अपॉन 2, और R की जगह पे यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो E इक्वल टू KQ बाई 4। ये बताओ E इक्वल टू KQ बाई 4 और V इक्वल टू KQ बाई 2, ये कम है, इन दोनों में से ये कम है ना, ये लेस है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका अधिक होगा, यानी कि V आपका यहाँ पर अधिक है, E आपका कम है। तो आप एक ग्राफ बना लो। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया है E V एंड R के बीच में। मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखो 2 ग्राफ ड्रॉ किया है, ये R को रिप्रेजेंट करता है और ये E और V को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे देखो 2, एक ये R और ये E और V मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब मुझे अभी बताओ जब R की वैल्यू 1 है तो E और V दोनों सेम है, तो ये अभी बताओ दोनों सेम है, तो जहां पर ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, वो सेम पॉइंट होगा। यहां पर क्या है, यहां पर R की वैल्यू क्या होगी, 1, देखो ये 1 हो गया, ये R की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और जब ये वैल्यू 1 है तो यहां पर E और V क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें से एक ग्राफ आपका E का है और एक ग्राफ आपका V का है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा E का है कौन सा V का है, अभी आपको पता चल जाएगा। बट इस पॉइंट पर जब वैल्यू 1 है तो यहां पर E या V दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब इसको ऐसे लिख सकते हो E इक्वल टू V। अब अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से लेस देन, ये तो अगर R की वैल्यू 1 से लेस देन है तो मैं दोनों ग्राफ की बात करूँ, ये तो R की वैल्यू लेस देन 1, यानी आप किसी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये तो इस पॉइंट पर इस वाले ग्राफ के लिए वैल्यू ये है और इस वाले ग्राफ के लिए वैल्यू ये है। इस वाले पॉइंट पर ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है उसके लिए वैल्यू ये है और जो नीचे वाला जो ग्राफ है उसके लिए वैल्यू ये है। ये बताओ अगर पॉइंट आपका 1 से छोटा हो तो ये वैल्यू अधिक है, ये वैल्यू कम है, तो वैल्यू कौन सी अधिक होती है, E की वैल्यू अधिक होती है। ये बताओ तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, आपका E का, और ये ग्राफ किसका हो जाएगा, आपका V का। बस सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, E और V और R के बीच में आपको ग्राफ, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक